देखते ही देखते उत्तर प्रदेश का चुनाव, देश का सेमीफाइनल, चौथा चरण आ गया। पहला फेज पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो शुरू हुआ था 10 फरवरी से, उसके बाद दूसरा फेज मुस्लिम बेल्ट रोहिलखंड, तीसरा यादव बेल्ट जो थर्ड फेज था, और आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। और अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो पहले फेज की 58 सीट, फिर दूसरे फेज की 55 सीट, फिर तीसरे फेज की 59 सीट, और जो चौथा फेज यानी हम लखनऊ तक पहुंच गए, चौथे फेज की भी 59 सीट। और अगर हम इसको टोटल करें तो 231 सीट, 403 में 231, यानी आप कहेंगे कि यात्रा अब आधे से ज़्यादा, आधी दूरी तय करके आप कह सकते हैं कि मंजिल की तरफ काफ़ी करीब अब पहुंचने वाली है। 231 का मतलब है कि आधे से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चुनाव एक तरह से मशीन में कैद होने जा रहा है, ईवीएम में। सवाल एक ही है आप लोगों का, और ये मेरे जहन में, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी, और पूरी, मैं कहूँगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि होने क्या जा रहा है। क्या वाकई कांटे की टक्कर है, या कांटे की टक्कर अब धीरे धीरे एक तरफ होती जा रही है? क्या अखिलेश यादव, क्या उनका गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है? और आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगा, 5 रीजंस, 5 कारण कि क्या वजह है कि अखिलेश का जो रथ वो रफ्तार पकड़ रहा है, साइकिल ने स्पीड पकड़ी है। 5 कारण बताऊंगा मैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो लास्ट फेज है यानी थर्ड फेज, 59 सीट्स, कितनी सीटें उसमें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, जो अखिलेश की अग्नि परीक्षा है अपने ही घर में, वहां पर कितनी सीटें मिल रही हैं। और जो प्रचार किया जा रहा है गोदी मीडिया का कि बीजेपी जो है वो तकरीबन 40 सीट जीत रही है, उसका सच भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर आज कई बातें मैं आपके सामने रखूंगा, और हमारे चिर परिचित संपादक मित्र सिद्धार्थ कालहंस, जो लगातार कंटिन्यूअसली एक कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, पिछले 30 साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं। एक जबरदस्त नेटवर्क है रिपोर्टर्स का। पिछली बार भी वो आए थे, प्रेडिक्शन किए थे, इस बार भी उनकी एनालिसिस रहेगी, और वो शुरू होगी, आप सोच सकते हैं, यादव बेल्ट से टेरी महाराज के लखीमपुर तक। जी हाँ, चौथा फेज का जहां चुनाव हो रहा है, और देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, जिनकी थार जीप ने किसानों को थर्रा दिया था, वहां तक की रिपोर्ट भी आपके सामने होगी। और जो मेरे जितने भी रिपोर्टर मित्र हैं हर जिले में, उनकी रिपोर्ट, उनकी फीडबैक क्या कह रही है, ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, जो वीडियो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अहम है, क्योंकि हवा का रुख, जो आप कह सकते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स या मैं इतने सालों से जो हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं, क्या डायग्नोसिस किया है अब तक, वो बताएंगे आपको कि लहर वाकई है, और क्या लहर आगे की तरफ बढ़ रही है, मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ, तस्वीर को सामने रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो तीसरा फेज जो हुआ है चुनाव, आप पहली बार उसको समझ लीजिए कि ये कौन सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और मैं ये जो हिस्सा है थर्ड फेज, जिसे लोग यादव बेल्ट कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनको 3 हिस्सों में देखिए। लेट्स डिवाइड दिस इन 3 डिफरेंट एरियाज। तो पहला एरिया हम लेते हैं, और ये है असली यादव बेल्ट। ये यादव बेल्ट है, और इसमें तकरीबन 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जैसे ये शुरू होती है कासगंज से, और राइट अप टू कानपुर देहात या कन्नौज तक आप कह सकते हैं। ये वो यादव बेल्ट है जहां मुलायम सिंह का गढ़ है, राम गोपाल का गढ़ है, शिवपाल का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़। तो इसमें जो जिले आते हैं, कासगंज है, एटा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद। यहाँ जो यादव हैं वो डिसाइडिंग है, मुस्लिम्स उनको एड ऑन करते हैं। और जो सोशल इंजीनियरिंग मुलायम सिंह की रही है 40 सालों से, वो जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसका जो एक ओबीसी का चंक है, वो इसमें एक तरह से कह सकते हैं बोनस है। तो यादव आप कह सकते हैं जो बेसिक कोर वोट है, जो
जो भारी संख्या में इस बेल्ट में है, मुस्लिम ऐड ऑन करता है, और ओबीसी का एक चंक वो इसमें एक तरह का बोनस है। ये वो यादव लैंड है। और यहाँ इसमें सेंध हमारी, चाहे अमित शाह हो, भाजपा के चाणक्य, चाहे मोदी हो, बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी बेल्ट हम देखते हैं जिसको कहते हैं बीजेपी दावा कर रही है और लोग भी कह रहे हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत स्वीकार करता हूँ, बुंदेलखंड को किसी तरह से पिछले कुछ बरसों से बीजेपी ने अपना किला बनाया है। और एक समय उमा भारती ने इस बंजर भूमि को सींचा था, हालांकि उमा भारती को किनारे कर दिया गया बाद में। इसमें जो ज़िले हैं, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर। और इसमें अगर आप हमीरपुर और महोबा देखेंगे, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमीरपुर महोबा में ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 18% कहीं कहीं यादव हैं, 18% मुस्लिम हैं औसत। तो अगर 36% का वोट शेयर, अगर आपको एक बेस वोट मिल रहा है, तो 36% से आगे बढ़कर सीट को छीन लेना मुश्किल काम नहीं है। तो 2 ज़िलों में अच्छा कर रही है, बाकी जगह थोड़ा सा बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में सीटें कम हैं बुंदेलखंड में। और फिर कानपुर देहात और कानपुर, जहाँ जहाँ शहर हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, ट्रेडिशनली अगर आप देखें, आगरा देखें, आप अलीगढ़ देखें, कानपुर देखें, लखनऊ देखें, इलाहाबाद देखें, वाराणसी देखें, ये जो अर्बन बेल्ट आप कह सकते हैं, ये शुरू से, आज से नहीं, 20, 25, 30 साल से ये बीजेपी का फोटे रहा है, किला रहा है। और यहाँ सेंधमारी इतनी आसान नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर थर्ड फेज़ का चुनाव, बुंदेलखंड, यादवलैंड जो सबसे बड़ा चंक है, और फिर कानपुर और कानपुर देहात जो अर्बन है। इसको आपको मैं इसलिए समझा रहा था कि एक बार ये तस्वीर समझ गए तो फिल्म समझ गए। और आप जानना चाह रहे होंगे कि वो 5 कारण जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं, जिसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश की ये जो लहर है, ये जो गठबंधन की लहर है, जहां एंटी इनकम्बेंसी वेव, सत्ता विरोधी लहर की भी झलक हमें मिलती है, ये जो पश्चिम से शुरू हुई। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में, इस बार देश का जो सेमीफाइनल है, उसका सूरज, उसकी जीत का सूरज पूरब से नहीं, पश्चिम से उगेगा। और इसीलिए गठबंधन ने ये जो सूरज पश्चिम से उगा, उसमें एक बहुत बड़ी बढ़त पहले ही दौर में हासिल कर ली। और उसके बाद सेकंड फेज जो, जहां मुस्लिम बेल्ट है, वहां पर शुरू से लहर होती ना होती तो भी डोमिनेंस समाजवादी पार्टी का है। वो जो मुरादाबाद की बेल्ट है, सहारनपुर की बेल्ट है, अमरोहा, रामपुर होते हुए बरेली तक बढ़ गई है, शाहजहांपुर तक, वो जो बेल्ट है, वो जो मुस्लिम पट्टी है, वो हमेशा से वहाँ पर गठबंधन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो लहर जो पश्चिम से चली, रोहेलखंड में वो लहर और बढ़ी, और जब यादव बेल्ट में वो आई तो उस लहर को अखिलेश यादव ने बरकरार रखा है। और अखिलेश यादव ने, वाकई मैं कहूँगा कि यादव बेल्ट की विकेट पर एक कैप्टन्स नॉक खेली है। वो जितने भी अपने साथ साथियों को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो कृष्णा पटेल हो, चाहे वो महान दल हो, जितने भी साथी हैं उनके, जिसको वो लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक कप्तान की पारी यादव बेल्ट में खेली है। और मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा। तो पहला पॉइंट कि ये अखिलेश क्यों कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, साइकिल में की जो स्पीड है क्यों बढ़ रही है, रीज़न ये है कि वो जो लहर पश्चिम से चली, मुस्लिम बेल्ट में आई, वो यादव बेल्ट में वो लहर बरकरार रही, वो लहर नीचे नहीं गई। एक मोमेंटम जिसे आप कहते हैं, एक लय, एक रिदम, वो रिदम अब तक नहीं टूटी है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरे कारण की बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये मैप देखिए, ग्राफिक्स देखिए, और अगर ये ग्राफिक्स आप गौर से देखेंगे तो इसमें सीटों के आंकड़े भी लिखे हैं। ये वो यादव बेल्ट है थर्ड फेज की, जहां पर कंसंट्रेशन है यादव वोट्स का बल्क में। और ये बेल्ट है एटा,
फिरोज़ाबाद 5 सीटें हैं, एटा में 4 सीटें हैं, फ़र्रुखाबाद में 4 सीटें हैं, कासगंज में 3, कन्नौज में 3, इटावा में 3, औरैया में 3, मैनपुरी में 4, 29 सीटें। अब 29 सीटों पर अगर 29 सीटें आपकी हथेली पे रखी हों और अखिलेश यादव एक लहर की तरह हैं और 29 उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन जो रुझान है, जो फीडबैक आ रहा है ग्राउंड से, जिस पर अभी हम बात करेंगे आगे, ये वो एरिया है, ये वो चंक है जहां से मुलायम सिंह यादव बने, जहां से समाजवादी पार्टी पिछले 30 साल में जहां से उसने डोमिनेट किया है, जहां से समाजवादी धारा जो चौधरी चरण सिंह से शुरू हुई 70 के दशक में, उसका ये एक मुख्य गढ़ रहा है, ये जो जिले मैंने आपको बताया। तो ये 29 सीटें जो हैं, यहां पर बीजेपी बहुत कुछ नहीं कर पाई और मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के आपको। अब ये तस्वीर देख लीजिए आप, पहले तस्वीर देखिए फिर बताता हूं। दोस्तों, ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखती हैं, खासकर 3rd फेज में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तकरीबन 8:15 बजे सुबह जब पोलिंग स्टार्ट हुई, सफई जो मुलायम सिंह यादव का गांव है, सफई की ये तस्वीरें हैं। वहाँ का मतदान केंद्र एक स्कूल के सामने है। सामने से राम गोपाल जी आ रहे थे, प्रोफेसर राम गोपाल, और इधर से शिवपाल आ रहे थे, और शिवपाल ने सीधे उनके चरणों को छुआ। और ये जो चरणों की तरह छुआ है, जो भरत की भूमिका में हुआ है, एक जो परत थी, एक जो डिफरेंसेस की जो एक आप कह सकते हैं लेयर ऑफ डस्ट, वो जो धूल थी जिसकी वजह से 2017 से जो यादव परिवार में जो झगड़े शुरू हुए, वो धूल साफ हो गई। एक मैसेज चला गया, इमोशनल मोमेंट था। और उसके बाद राम गोपाल, शिवपाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये फैमिली रीयूनाइट हुई। हालांकि सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है कि अखिलेश ने इस पूरे परिवार को दूर रखा है। परिवार दूर है लेकिन परिवार एक हो गया है। तो समाजवाद भी है और परिवारवाद उसमें से आप कह सकते हैं माइनस किया जा रहा है। अब इस फोटो की अहमियत क्यों? अहमियत इसलिए है कि पिछली बार 2017 में, आज से 5 साल पहले, जब घर की लड़ाई शुरू हुई, तो शिवपाल साहब ने जो बेल्ट थी, और इस बेल्ट में शिवपाल यादव जो संगठन का काम समाजवादी पार्टी से संभालते थे, उन्होंने बहुत नुकसान किया। खासकर जो यादव वोट बैंक था, जो बल्क ऑफ वोट था, वो स्प्लिट कर गया। उस स्प्लिट को रोका है और यादव एन ब्लॉक यूनाइट होकर वो साइकिल पर सवार हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, राम गोपाल का आना, शिवपाल का आना, और उनके पीछे उनकी लॉबीज और समर्थकों का आना, गांव से लेकर शहर तक, कस्बे तक, ये जो एक यूनिटी, और यूनिटी जहां पर मैंने आपसे कहा ना कि सत्ता में जगह नहीं दे रहे हैं अखिलेश, वहां पर वो इस पार्टी को परिवार से दूर रख रहे हैं। लेकिन जो परिवार बिखरा हुआ था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं जोड़ दिया। उसका फायदा हमको इस तीसरे फेज में देखने को मिलता है। अखिलेश की रफ्तार बढ़ने का, साइकिल की रफ्तार बढ़ने का एक और कारण, एक और अहम वजह, वह है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने तंज किया, कटाक्ष किया कि अखिलेश ने सीटें ठीक नहीं बांटी। ऐसा नहीं है। सच तो यह है दोस्तों, सच ये है कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने जो आप कह सकते हैं कि उनकी महीनों की कोशिश थी कुछ लोगों को तोड़कर समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल कराने, उस पर भी पानी फेर दिया। मिसाल के तौर पर यह फोटो देखिए दोस्तों, ये हरिओम यादव हैं और आप कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव परिवार के समधी। इनके भाई की लड़की की शादी मुलायम सिंह के परिवार में हुई है। अब हरिओम यादव ही वो शख्स थे जो शिवपाल के साथ थे, और जो झगड़ा हुआ था 2015-16 में, आज से 5-6-7 साल पहले, उसकी ये मेन धुरी थे हरिओम यादव, शिवपाल के पीछे। लेकिन मुलायम सिंह यादव से बड़े घनिष्ठ संबंध, गहरे रिश्ते,
चाणक्य हरिओम यादव पर ही नजर गड़ाए बैठे थे और चाणक्य ने, अमित शाह ने हरिओम यादव को तमाम तरह के प्रलोभन देके जनवरी में, जी हां जनवरी में, इसी जनवरी में साइकिल से उतार लिया। एक बहुत बड़ा झटका था यह साइकिल से उतारने का। और फिरोजाबाद जो गढ़ है, सिरसागंज, जहां कोई सपा को चुनौती नहीं दे पाता, वो सीट हिलने लगी। वो मुलायम सिंह का जो गढ़ था, अखिलेश यादव का जो गढ़ था सपा का, वो हिलने लगा, क्योंकि उसका जो मेन किरदार था वो साइकिल से उतरकर चाणक्य के साथ आ गया था। लेकिन यहां पर जब शिवपाल को अखिलेश यादव लाए, राम गोपाल को अखिलेश यादव लाए, फिर मुलायम सिंह और शिवपाल जी में बातचीत हुई, ये सारी जब चीजें होती रहीं पर्दे के पीछे, हरिओम यादव जो समधी थे, जितने भी उनके आली मौली, जितने भी संगी साथी थे, हर गांव में, हर कस्बे में एक एक करके यादव और परिवार के भावनाओं के आधार पर, इमोशंस के आधार पर सब के सब साइकिल पर आ गए। और उसके बाद यादव से ही जुड़े सर्वेश यादव को अखिलेश ने टिकट दे दिया। हकीकत यह है, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, कि हरिओम यादव जो विधायक हैं, कई बार विधायक रहे, यहां से समधी रहे, चाणक्य की गोद में बैठकर आज उनकी आंखों में हार दिख रही है। और ये मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा अखिलेश यादव का रहा है। इस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कई और सीटों में भी किया है। जैसे मिसाल के तौर पर इन मोहतरमा को देखें, सरिता भदौरिया, और इनकी तो आपने आवाज़ बाइट सुनी होगी, सबसे पहले हम ही ने सुनाई थी। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि सरिता भदौरिया, आप कह सकते हैं कि इटावा सदर से बीजेपी की एमएलए रहे, सिटिंग एमएलए हैं वो। और ये सीट एक प्रतिष्ठा, एक साख, उसका सवाल बन गई थी अखिलेश यादव के लिए। और यहां पर उन्होंने 3 बार के सांसद रहे, एक बहुत बड़े नेता इटावा के, राम सिंह शाक्य। मुलायम सिंह भी बहुत आदर से उनका सम्मान करते थे। उनके बेटे सरकारी नौकरी करते थे, सर्वेश शाक्य, डॉक्टर सर्वेश शाक्य। अखिलेश ने उनको फोन किया, रिक्वेस्ट करी, कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, मैं आपको टिकट देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इटावा सदर से, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से आप चेहरा बने। और फिर उनके पिता की दुहाई दी। और अखिलेश के अंदर कहीं ना कहीं वो चार्म तो है, यूं ही इतना बड़ा काफिला नहीं हो जाता। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर सर्वेश शाक्य को खड़ा कर दिया। और हालत यह है कि यादव वो साइकिल पर बैठ चुका है, शाक्य का एक बहुत बड़ा चंक वो सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम बोनस के तौर पर है, और बाकी और भी जातियां हैं जो डॉक्टर सर्वेश शाक्य को वोट दे रही हैं। और सरिता भदौरिया, जिसके पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ था, वो आज एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाशिए पर है। दोस्तों, पांचवी बड़ी वजह कि अखिलेश को रफ्तार क्यों मिल रही है जनता के समर्थन से, उनकी जो लहर है वो धीरे धीरे और उसका वेग क्यों बढ़ रहा है, वो लकीर वो बड़ी क्यों खींचते चले जा रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर रही, उल्टी रिपोर्टिंग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि नहीं, सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज में लहर मध्यम पड़ गई है। अब वो लहर मध्यम बताने की जो भी वजह हो आप भी जानते हैं। बहरहाल, जो एक और बड़ा कारण है जहां पर अखिलेश को समर्थन मिल रहा है, उसका कारण है एंटी इनकम्बेंसी। ये जो विधायक हैं जिन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर आप कह सकते हैं सिफर है, शून्य है जो परफॉर्मेंस है योगी आदित्यनाथ की। और खासकर कोविड की जो दूसरी लहर थी, उसका जो कहर था, और उस कहर से जो गलियों में, घरों में, नातेदारियों में जो मौतें हुई, जो मसाइल थे, वो कहीं ना कहीं उसने झकझोर दिया है लोगों को भीतर ही भीतर। भले वो मुद्दा ना बन पाए, लेकिन एट द हाइंडसाइट, एट द बैक ऑफ द माइंड वो मुद्दा है। और इसकी एक वजह है
कि जहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, कोविड की लहर का कहर है, विकास नहीं है, यही कारण है कि ज़्यादातर बीजेपी के विधायक खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। और बहुत से मेरी जानकारी में ऐसे विधायक हैं जो अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपने घरों से बाहर अकेले नहीं निकले।